नमः संस्कृताय मित्राणि। सभी को सादर नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम एचटेट का संस्कृत का पाठ्यक्रम कर रहे थे और हमने 3-4 क्लासेस पहले लगा ली हैं। बीच में 2-3 दिन का डिले हो गया था, तो आज दोबारा से हम हाजिर हैं आपके साथ नई क्लास लेकर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं और इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ये जो आज का टेस्ट जो है, आज की क्लास जो है वो खासकर रहेगी साहित्य के ऊपर, और साहित्य की स्वतंत्र क्लास रहेगी जिसमें किसी भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में इसको बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि बीच में कई बार ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं स्किप के साथ, तो वो काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आप जो समय दे रहे हैं वो पूरा समय दें, और आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो पूरी डिटेल में हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो लाइक है ना, ये आपके पैसे नहीं लगते, ये अगर करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। चलिए बिना समय गंवाए कक्षा जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 संस्कृत पद की व्युत्पत्ति है, यानी संस्कृत पद जो है वो किस प्रकार से बना है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो देखिए, सम प्लस क्री प्लस अण प्रत्यय, ठीक है। दूसरा कतय प्रत्यय, क्विप प्रत्यय और लेप प्रत्यय, ठीक है। यानी शुरू में क्या है, एक में डू क्रिया धातु है, बाकी में क्रिया धातु है, और ये प्रत्यय जो है मेन क्या है, समुपसर्ग है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, सभी में समुपसर्ग है। और इसके बाद में क्री धातु, अण प्रत्यय, कतय प्रत्यय और क्विप प्रत्यय, इनमें से कौन सा प्रत्यय आएगा वो देखिए। तो देखिए, सम जो उपसर्ग के साथ जो है वो धातु कौन सी होगी, डू क्रिय धातु होगी, ठीक है। डू क्रिय धातु होगी, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लोकहित के साचर्य के बोधक हैं। लोकहित के साचर्य के बोधक कौन होते हैं, कालिदास है, लोक विद्या है, साहित्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लोकहित के साचर्य के बोधक कौन होते हैं, तो लोक हित के साचर्य का बोधक कौन होता है, तो वो होता है साहित्य। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, साहित्य होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो सारे के सारे हम यहाँ आपको करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संस्कृत साहित्य में कौन सा समास है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, इस पद में कौन सा समास है। तो देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्यभाव समास, तो देखिए अव्यय तो इसमें कोई है नहीं, तो हो नहीं सकता। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, ये नहीं हो सकता। और तत्पुरुष समास। तो देखिए, संस्कृत साहित्य का अगर विग्रह करके देखें तो क्या, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य, और का क्या है, एक जो है विभक्ति है, कौन सी, संबंध कारक की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। संस्कृत साहित्य में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। साथ के साथ कमेंट आप भी करते रहिए, और ताकि आपको पता चलता रहे कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, ठीक है। साथ में डिस्कशन भी हम करते रहेंगे। संस्कृत वाङ्मय के 2 प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। संस्कृत वाङ्मय के 2 प्रमुख विभाग, लौकिक अलौकिक, वेद अवेद, कथा आख्यायिका, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, वेद अवेद तक का कोई मतलब नहीं है, वेद और अवेद का कोई तुक नहीं है यहाँ पर। कथा और कथा, ये कथा है, कथा और आख्यायिका, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि संस्कृत वाङ्मय के 2 भाग हैं, कौन कौन से, लौकिक और अलौकिक। लौकिक संस्कृत और अलौकिक संस्कृत। अलौकिक संस्कृत में कौन सा आता है, वैदिक भाग जो है वो आपका अलौकिक संस्कृत में आता है, यानी लौकिक लौक से संबंधित नहीं है, ठीक है, लौकिक और अलौकिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या, 4 का क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लौकिक संस्कृत के प्रमुख विभाग हैं। लौकिक संस्कृत के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, रामायण महाभारत, दृश्य और श्रव्य, महाकाव्य, काव्य और महाकाव्य, रूपक और उपरूपक। तो देखिए, संस्कृत के 2 प्रमुख विभाग कौन से, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ये 2 जो है 2 भाग है। एक तो दृश्य काव्य जो दर्शनीय योग्य हो, यानी कि जैसे नाटक आदि है ना, जिसमें अभिनय आदि होता हो, ठीक है। और दूसरा जो है श्रव्य काव्य। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी। 5 का बी क्या होगा हमारा, दृश्य और श्रव्य। तो इन प्रश्नों को आपने देखते रहना है साथ के साथ और समझते रहना है, ताकि ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप इनको किस तरीके से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, श्रव्य नाटक के अंतर्भूत है। कौन सा श्रव्य नाटक में कौन आता है, नाटक, प्रकरण, गद्य और दुर्मल्लिका।
ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, छठे का आंसर क्या होगा। देखिए नाटक जो है वो क्या होता है, दृश्य काव्य का एक भाग होता है, ठीक है। प्रकरण भी क्या है, जैसे रूपक के 10 भेद बताए ना, रूपक के 10 भेद बताए हैं रूपक के, तो उनमें से नाटक भी है, प्रकरण भी है, ठीक है। ये दुर्मल्लिका, तो इसमें जो क्या है श्रव्य काव्य में कौन आता है, तो नाटक प्रकरण आदि नहीं आते, बल्कि क्या आता है, गद्य काव्य आता है, ठीक है। जो गद्य काव्य वो किस में आता है, श्रव्य काव्य में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत वाङ्मय की प्रथम गद्य रचना है। संस्कृत वाङ्मय की, संस्कृत भाषा की प्रथम गद्य रचना कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है आपका यजुर्वेद, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और ऋग उपनिषद, ऋग्वेद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर संस्कृत साहित्य की प्रथम रचना की बात करें तो प्रथम रचना है ऋग्वेद, लेकिन प्रश्न को आपने समझना है संस्कृत साहित्य की प्रथम गद्य रचना, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो किस में है, ये पद्य में है, ठीक है। और चारों वेद आते हैं, पहले सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ठीक है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये शतपथ ब्राह्मण उपनिषद वगैरह जो है ना, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ जो है वो बाद के हैं, तो इनमें से वेदों में से कोई एक होगा। और वेद प्रथम जो वेद सबसे पहले लिखा गया है वो क्या है, हमारा ऋग्वेद है, तो ये पद्य में है, तो गद्य रचना कौन सी होगी, यजुर्वेद, क्योंकि ऋग्वेद के बाद में रची जाने वाला ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कवियों के ज्ञान की कसौटी है, कवियों के ज्ञान की कसौटी क्या है, तो देखिए पद्य, वेद विद्या, गद्य, उपनिषद विद्या। तो देखिए कवि नाम जो है ना, एक वो है, एक जो है सूक्ति है, जो है ना, कवियों का जो उत्कर्ष है वो किससे पता चलता है, वो गद्य से पता चलता है। जैसे कुछ करके है कवि नाम, हाँ गद्य ऐसे करके कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो गद्य जो है हमारा क्या होता है, कवियों की ज्ञान की कसौटी है, ठीक है। तो बाण भट्ट आदि कवियों ने गद्य में बहुत ही महारत हासिल की थी और बहुत शानदार जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, गद्य, 9वें का सी, ठीक है। देखिए आख्यायिका पद से सुपरिचित वैयाकरण है, आख्यायिका पद से सुपरिचित वैयाकरण कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इंदर, पाणिनि, बृहस्पति और कात्यायन। तो आख्यायिका से परिचित कौन थे, तो कात्यायन ऋषि जो है वो क्या है, आख्यायिका से सुपरिचित वैयाकरण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, भैमरथी आख्यायिका से परिचित वैयाकरण। भैमरथी वै आख्यायिका से संबंधित कौन से वैयाकरण है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, पहला पतंजलि, दूसरा कात्यायन, तीसरा पाणिनि और इनमें से कोई नहीं। तो 11 का क्या होगा, 11 का जो है भैमरथी आख्यायिका से परिचित कौन है, तो महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। चलिए तो इनको साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि इन फ्यूचर ये आपको एग्जाम के टाइम जो है आपको जो है इसके लिए वो परेशान ना होना पड़े। बाकी हमारी वेबसाइट जो है दोस्तों, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आप ब्राउज़र में जा करके www.samrpan, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, PAN समर्पण .in, ये सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट खुलेगी। और वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप जो है बहुत सारे आप वहाँ फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट, और आपको स्टडी सामग्री जो है, पाठ्य सामग्री आपको मिल जाती है। और इसका PDF भी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जल्द से जल्द वहाँ उपलब्ध करवा देंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और कोशिश करेंगे उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अभी नहीं तो थोड़ा सा रुक के आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ इसमें 11 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सुमनोत्रा आख्यायिका के उल्लेखकर्ता वैयाकरण का नाम क्या है। सुमनोत्रा आख्यायिका के जो है वैयाकरण कौन से हैं, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा हमारे जो है सुमनोत्रा से संबंधित कौन है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य, प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता कौन है, प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता कौन है, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि और राधाकृष्णन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के आपके ऑप्शन सामने हैं, प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता कौन है, तो प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता कौन है, महर्षि पाणिनि। प्रौढ़ गद्य के प्रस्तोता कौन है, महर्षि पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद हैं। संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद कितने हैं, 4,
8, 2 या 16। तो संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? तो मुख्य भेद हैं 2। संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य भेद कौन से कितने हैं? तो 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कथा का समाहार किस काव्य के अंतर्गत होता है? कथा जो किस काव्य के अंतर्गत आती है? दृश्य काव्य, सत्यनारायण कथा, स्तोत्र काव्य या गद्य काव्य? तो कथा किस में आती है? कथा हमारी आती है गद्य काव्य में। कथा किस में आती है? गद्य काव्य में। ठीक है, तो जैसे गुणाढ्य की बृहद कथा है, ऐसे जो आपके एक जो बाण भट्ट ने रची है कादम्बरी कथा है, ये कथाएं जो किस में आती हैं? ये गद्य काव्य में आती है, गद्य काव्य के अंतर्भूत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्य काव्य के अंतर्भूत है, गद्य काव्य में कौन अंतर्भूत है? आख्यायिका, चुलिका, दुर्मलिका या नाटिका? तो गद्य काव्य में कौन कौन है शामिल इसमें से? देखिए आपकी जो आख्यायिका है वो किस में आती है? गद्य काव्य में आती है। चुलिका, नाटिका, दुर्मलिका ये गद्य काव्य के अंतर्भूत नहीं है, ये किसमें? आख्यायिका जो क्या है? गद्य काव्य के अंतर्भूत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये है 16 नंबर, थोड़ा सा टेक्निकल, 16 बीच में कहाँ गया हमारा 17 नंबर। चलिए ये ले लेते हैं यहाँ से 17 नंबर, ये आ गया हमारे पास। कथायाम सरसम वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम, इस कथा का लक्षण से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? यानी ये एक कथा लक्षण है। कथायाम सरसम तु वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम, यह लक्षण जो है, यह कथा का लक्षण है, वो किस ग्रंथ से संबंधित है? काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार और काव्य प्रकाश। किस ग्रंथ से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये आपका साहित्य दर्पण से संबंधित है। साहित्य दर्पण में जो लक्षण है कथा का, साहित्य दर्पण के अनुसार कथा का लक्षण क्या है? कथायाम सरसम तु वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम, ये जो है साहित्य दर्पणकार के अनुसार जो है कथा का लक्षण। और एस्टेट की दृष्टि से पीजीटी और टीजीटी दोनों के इंपॉर्टेंट जो है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो पीजीटी संस्कृत का जो HSSC का एग्जाम होना है उसकी दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा? सत्यनारायण कथा, वासवदत्ता, कादम्बरी या दश कुमार चरितम? तो कथा साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? हमारा कादम्बरी कथा है, जो काफी महत्वपूर्ण है, बाण भट्ट जी के द्वारा ये रचित है। तो बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण और ये कथा है, और इंटरेस्टिंग भी है। इसकी जो कथा है उसके ऊपर हमने एक स्पेशली जो है एक क्लास लेके आएंगे, सिर्फ इसकी कथा को समझने के लिए। इसकी कहानी जो है, 3 जन्मों की जो कहानियां हैं वो समझने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे, स्पेशली कादम्बरी के ऊपर। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है, और मुझे भी यही था कि बहुत बड़ी मुश्किल से ये चीज़ समझ में आई कि कौन सा किस जन्म में क्या था, किस जन्म की बात कहाँ हो रही है, कितनी ये कथा बैकग्राउंड चलती है। वो बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग, एक बार समझ में आ जाती है तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो वो जो स्पेशली क्लास में हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कादम्बरी के रचनाकार हैं, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? मयूर भट्ट, दंडी, प्रभाकर भट्ट और बाण भट्ट। तो देखिए कादम्बरी के जो रचयिता वो कौन है? वो है बाण भट्ट हैं। बाण भट्ट जो है वो जो है हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन राजा थे थानेश्वर के राजा जो हर्षवर्धन थे, उनके जो है वो राज्याश्रित थे, उनके राज्य आश्रित कवि थे, ये राज्याश्रित कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है कादम्बरी ग्रंथ जो है कादम्बरी कथा लिया है, जिसका जो है कादम्बरी के बारे में क्वेश्चन भी ये भी आता है कि कादम्बरी का एक जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये जो गुणाढ्य की बृहद कथा है उसके आधार पर इसको जो है कवि कल्पित ये कथा है, कवि की कल्पना का ये प्रदर्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, सुबंधु की रचना है। तो देखिए रचना से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, फाइनल है आपका कि एक क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कैसे कि कई बार जो है आपका ऐसे मिलान करने वाला आ सकता है, तो मिलान करने वाला प्रश्न अगर आ गया ना तो फिर वहां पर जो आपके 2 या 3 आपको पता होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 एक ही प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। सुबंधु की रचना कौन सी है? वासवदत्ता, दश कुमार चरित्र, कादम्बरी और गद्य चिंतामणि।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका पहला ही है, क्योंकि वासवदत्ता जो है वो क्या है? सुबंधु की एक महत्वपूर्ण रचना है। वासवदत्ता क्या है? सुबंधु की एक महत्वपूर्ण रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासवदत्ता का उपजीव्य काव्य क्या है? उपजीव्य क्या होता है? उपजीव्य जहां से कथा का कुछ ना कुछ भाग या आधार जो है जहां से ग्रहण किया जाता है वो उपजीव्य काव्य होता है। ठीक है, बहुत सारे नाटक जो हैं वो, बहुत सारे महाकाव्य महाभारत और रामायण पर आधारित है, रामायण या महाभारत से उनकी कथा वस्तु ली गई है। तो वासवदत्ता की कथा वस्तु जो वह कहां से ली गई है? कादम्बरी, बृहत कथा, नलचंपू या स्वपन वासवदत्तम। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ये बृहत कथा, क्योंकि बृहत कथा जो है वो प्राचीन जो कथा साहित्य है उसका एक बहुत बड़ा आधार है। बृहत कथा जो है क्या है? वासवदत्ता का उपजीव्य काव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, कादम्बरी का उपजीव्य क्या है? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कादम्बरी का उपजीव्य काव्य कौन सा है। तो उपजीव जो है कथासरित सागर, वासवदत्ता, बृहत कथा और शूद्रक कथा। तो देखिए कादम्बरी का जो उपजीव्य काव्य है, जहां से कादम्बरी का जो है जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया, कौन सा कहां से लिया गया? तो वो बृहत कथा, गुणाढ्य की बृहत कथा जो है बृहत कथा से ये लिया गया है। तो ये कादम्बरी का उपजीव्य कौन सा है? तो ये करेंगे गुणाढ्य की बृहत कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, 10 कुमार चरित के रचिता कौन है? रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? तो देखिए रोमिल, सुबंधु, गुणाढ्य और दंडी। तो 10 कुमार चरित के कौन है? तो 10 कुमार चरित के राइट आंसर क्या होगा? दंडी। दंडी का ग्रंथ ये 10 कुमार चरितम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, गद्य काव्यत्री से संकेतित है। गद्य काव्यत्री, ठीक है, ये कौन से निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो तीनों ही गद्य काव्यत्री में आते हैं? तो देखिए 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता, कादम्बरी या फिर कादम्बरी, शूद्रक कथा, हर्षचरितम। देखिए हर्षचरितम क्या है? हर्षचरितम जो है एक आख्यायिका, तो यहां से आप ये ऑप्शन आपका कट गया। इधर भी क्या है? हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम और शूद्रक कथा। तो यहां पर क्या है? हर्षचरितम है, फिर ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन भी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या होगा? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी, ये तीनों जो हैं वो क्या है? वो हमारे गद्य काव्यत्री में आते हैं। इनका जो है आपके ये भी आ सकता है, गद्यत्री भी आ सकता है, ठीक है, गद्य काव्यत्री भी आ सकता है। तो इसमें कौन है आपके? ये तीन है, 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, हर्षचरितम के रचयिता कौन है? हर्षचरितम के रचयिता कौन है? तो हर्षचरितम के रचयिता श्री हर्ष, बाण भट्ट, मयूर भट्ट और हर्ष। कौन है? तो हर्षचरितम जो है वो किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। तो क्योंकि जो राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन जो कि कहां के राजा थे? थानेश्वर के राजा थे, और इन्होंने क्या है, इनके राज्याश्रय में कौन थे? बाण भट्ट थे। तो बाण भट्ट ने जो अपने जो ग्रंथ लिखा था, एक तो कादम्बरी लिखा है और हर्षचरितम भी लिखा है, यानी राजा हर्ष के जीवन परिचय, जीवन चरित्र जो है इसमें है। तो ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन थे? बाण भट्ट थे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको ये सब चीज़ें कैसे लगी ये आप जो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये साहित्य से संबंधित जो है 300 प्रश्न जो है वो लगातार क्लासेस में हम करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगली वीडियो के इंतजार के लिए आप जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अपडेट रहिए। और दूसरा जो है हमारा एक जो टेस्ट वगैरह जो है आप हमारी वेबसाइट जो है समर्पण एजुकेशन, उस पर जा करके आप लगा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो है बहुत सारी कंटेंट जो है पाठ्य सामग्री, टेट से रिलेटेड और बहुत सारी परीक्षाओं से रिलेटेड जो सामग्री है वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।